हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके ओ लेवल M1 R4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन को इन्वॉल्व किया है और सेट पहला मैंने बनाया है जो कि हिंदी लैंग्वेज को ध्यान रखते हुए बनाया गया है। इसलिए इसमें हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा दोनों का मैंने प्रयोग किया है। वीडियो स्टार्ट करने में बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, तो पास में लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ अभी नीचे दिए गए शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना ना भूलें, जिससे ज्यादा लोगों के पास ये क्वेश्चन पहुंच जाए और वो भी ओ लेवल के एग्जामिनेशन में इसका बेनिफिट उठा पाए। तो चलिए चलते हैं, बात करते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में जो मुझे लगता है कि इस बार पेपर में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा दशमलव बाइनरी की संख्या के बराबर है? तो यहां पर दिया है 111, 000, 111। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, हमें यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां 8, 16, 32, यहां पर 64 और लास्ट में 128 यूज करना पड़ेगा। अब जिनके नीचे 1 होगा उनकी वैल्यू को हम जोड़ेंगे, यानी हम 128, 64, 32, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 227। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। इन क्वेश्चन को आप राइट डाउन जरूर करते रहिए, जिससे आपको ये आगे चल के बेनिफिट दे पाए। तो पहला का जो आंसर होगा वो ए होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। SQL का पूर्ण रूप क्या है? तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का पूर्ण रूप होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ SQL। तो SQL जो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन आपका, मेमोरी का उपयोग मदरबोर्ड पर बायोस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका जो यूज है वो बायोस को स्टोर करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी है जो बायोस को स्टोर करती है आपके सिस्टम पर। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4, ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द फुल फॉर्म ऑफ ASCII। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी यहां पर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि मैं बहुत जल्दी R5 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूं, जो सेट्स या सैंपल पेपर के रूप में सामने आएंगे आपके। और इसके साथ साथ R4 के भी सैंपल पेपर मैं लाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें आगे फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिल पाए और मेरी जो लेटेस्ट वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। इसलिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। यहां पर किस प्रकार का दूरसंचार हार्डवेयर आपको वेब तक पहुंचने की अनुमति देता है? तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं दूरसंचार यंत्र की, तो ये राइट आंसर जो होगा वो मॉडेम होगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको एक हार्डवेयर के रूप में काम करता है और दूर तक आपके वेब तक पहुंचने की अनुमति आपको प्रदान करता है, क्योंकि मॉडेम के बगैर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में कौन सा एक इंपैक्ट प्रिंटर है? तो इनमें इंपैक्ट प्रिंटर की अगर हम बात करें तो लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर जो है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, इंपैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट आता है, वर्कशीट का एक संग्रह कहलाता है। देखिए मैं आपको बता देना चाहूंगा कि वर्कशीट का जो संग्रह होता है वो एक वर्कबुक होती है। वर्कशीट का जो संग्रह होता है वो वर्कबुक होती है, यानी कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुक। और अगर बात आती है कलेक्शन ऑफ वर्कबुक तो आपका आंसर होता है वर्क स्पेस, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वर्कबुक्स कॉल्ड वर्क स्पेस, वो वर्क स्पेस कहलाता है। आपने सुना भी होगा एक्सटेंशन आता है आपके वर्क स्पेस का .xlw, जो होता है वो वर्क स्पेस फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा वो वर्कबुक हो जाएगा, क्योंकि कलेक्शन ऑफ वर्कशीट बोला है इसलिए वर्कबुक कलेक्शन होगा इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, बाइनरी नंबर 110 दशमलव संख्या के बराबर है। तो दशमलव संख्या के बराबर इसने पूछा है, तो 110 की बात की है। तो यहां पर आपको, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि यहां पर जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, जिसमें 0 आ रहा है। ये 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। 8 और जो 4 है वो मिलकर 12 होगा और 12 में 2 जोड़ेंगे 14 राइट आंसर आएगा इसका, यानी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका राउंड 1363.45
कॉमा -2 लगा हुआ है। -2 का मतलब साफ है कि आप यहां पर टेंस को राउंड ऑफ करेंगे, यानी जहां 6 वैल्यू है इसको आपको 0 बनाना है। तो 6 है, 5 से ऊपर है, इसलिए यहां पर एक वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी इसका राइट आंसर 1400 हो जाएगा। राउंड फंक्शन अधिकतर काफी इंपॉर्टेंस रखता है, आपके ओ लेवल के पेपर में कई बार आया भी है, तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से आप ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर 1400 हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है बेस 8 में संख्याओं को कहा जाता है। तो 8 जिसका बेस होता है, मैं आपको बता दूं कि वो ऑक्टल कहलाती हैं, और जिनका बेस आपका 16 होता है वो हेक्साडेसिमल कहलाती हैं, और जिनका बेस 10 होता है वो डेसिमल कहलाती हैं, और जिनका बेस 2 होता है वो बाइनरी कहलाती हैं। तो ये इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑक्टल हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, एक बीसीडी डिजिट का संग्रह करने के लिए प्रयोग की जाने वाले बिट्स की संख्या क्या होती है। तो बीसीडी जो होता है बाइनरी कोड डिजिट जो होती है आपकी, बाइनरी कोड ये जो डिजिट होती है उनके लिए अगर बाइनरी कोड लिखा जाता है तो बेसिकली 4 डिजिट में आता है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 बिट्स का एक स्ट्रिंग को कहा जाता है, यानी जो 8 बिट्स की स्ट्रिंग्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बाइट बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइट हो जाएगा। अगर निबल की बात की जाए तो यहां पर कितने बिट्स होते हैं, 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आए भी हैं दोनों, तो इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है लाइनेक्स है। तो लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, राइट आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट आता है डायल अप मॉडेम का डेटा अंतरण दर इसमें से मापा जाता है। तो डायल अप मॉडेम का जो डेटा होता है वो केबीपीएस में नापा जाता है, तो यहां पर इसका राइट आंसर केबीपीएस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है वो आता है आईपीआर का फुल फॉर्म क्या है। आईपीआर की अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होता है वो आपका आईपीआर का फुल फॉर्म होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफॉल्ट रूप में सेपरेट शीट में संख्याओं को बाएं संरेखित किया जाता है और टेक्स्ट को दाएं संरेखित किया जाता है। बेसिकली बात कर रहा है एक्सेल में टाइप किए गए डेटा के बारे में। जब भी आप एक्सेल में कोई भी कोई डेटा टाइप करते हैं तो उसमें संख्याएं यानी नंबर जब भी होते हैं तो वो राइट साइड में अपने आप शो हो जाते हैं, और अगर टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ट्रू है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, वर्ड फाइल में पासवर्ड द्वारा संरक्षित नहीं किया सकता। तो ये जो बात है वर्ड फाइल को आप पासवर्ड के द्वारा संरक्षित नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स है, क्योंकि वर्ड में आप जो एमएस वर्ड 2007 की अगर वर्जन की बात करें तो वहां पर एक ऑप्शन पाया जाता है आपके ऑफिस बटन के अंदर, जिसको हम इंक्रिप्शन बोलते हैं। तो वहां से आप उसको पासवर्ड देकर प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, वो सुरक्षित की जा सकती है। इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हटाए गए रिकॉर्ड को पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में अगर आपने कोई हटाया है रिकॉर्ड तो उसको आप वापस ला सकते हैं, तो राइट आंसर इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, इसमें एमएस वर्ड में पेज सेटअप विकल्प टेबल मेन्यू में है। तो पेज सेटअप जो होता है वो टेबल मेन्यू में नहीं होता, और यहां मेन्यू की बात की गई, मतलब साफ है कि ये 2003 वर्जन का क्वेश्चन उठाया गया है। तो मेन्यू में जो अगर हम बात करें तो ये पेज जो फाइल मेन्यू होता है वहां पेज सेटअप ऑप्शन मिलता है, ना कि टेबल मेन्यू में पेज सेटअप ऑप्शन मिलता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डेटाबेस में तालिका, क्वेरी और रिपोर्ट हो सकती है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं डेटाबेस कैन कंटेन टेबल, क्वेरी एंड रिपोर्ट, तो इसका राइट आंसर ट्रू होगा, क्योंकि जो डेटाबेस बनता है आपके डीबीएमएस में उसका ये तीनों प्रोसीजर पॉसिबल हो सकते हैं उसमें, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो ये है 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस R4 के लिए, रिवाइज सिलेबस 4 के लिए, जो कि हम मॉड्यूल 1 के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आईटी टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी वीडियोस में अपलोड होंगे, और आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल पाएगा। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से शेयर करना ना भूलें। ओ लेवल और ट्रिपल सी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं आप लोगों के लिए ही, आपके हर क्वेरी का सोल्यूशन निकालने के लिए। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।